तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड नो योर कस्टमर। सबसे पहले हम कवर करेंगे पार्ट ए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और उसका चैप्टर 4 इंटरनेशनल गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स। ये आईआईबीएफ के सिलेबस पर बेस्ड है और इसमें हमने बुक की हर एक लाइन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आपको लगे कि बुक की कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट में मिसिंग है तो प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कोर्स को फ्री में क्लेम करें। इस कोर्स को परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स से। इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव है AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT यानी काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ। टेररिज्म से जुड़े स्टैंडर्ड्स कैसे इवॉल्व हुए ये समझना, मतलब ये स्टैंडर्ड्स पहले क्या थे, कहाँ से शुरू हुए और टाइम के साथ इनमें क्या क्या बदलाव आते गए। और दूसरा ऑब्जेक्टिव इसी से जुड़ा है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं जो गाइडलाइंस इवॉल्व करने, कंट्रीज़ को इन्हें इम्प्लीमेंट करने में असिस्ट करने और उनके द्वारा लिए गए मेजर्स को मॉनिटर करने का काम करती हैं। इनसे भी हम इसी चैप्टर में फेमिलियर होंगे। अब बात करते हैं BCBS यानी बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन की। BCBS एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर है जो बैंक्स की प्रूडेंशियल रेगुलेशन से जुड़े स्टैंडर्ड सेट करता है और बैंकिंग सुपरविजन के मामलों में कोऑपरेशन के लिए एक फोरम की तरह काम करता है। इसने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने पर फोकस करते हुए कई गाइडलाइंस और डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं। इसी के साथ बात करते हैं इसके एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। दिसंबर 1988 में BCBS ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया था जिसका मकसद था बैंकिंग सिस्टम का क्रिमिनल यूज रोकना, खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। हालांकि ये डॉक्यूमेंट अब सुपरसीड हो चुका है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस डॉक्यूमेंट में यह बताया गया कि बैंक्स की स्टेबिलिटी के लिए पब्लिक का भरोसा बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बैंक अनजाने में भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ जाए और उसे नेगेटिव पब्लिसिटी मिले तो यह भरोसा बुरी तरह टूट सकता है। इसके अलावा अगर बैंक अनडिजायरेबल कस्टमर्स को स्क्रीन करने में लापरवाही करे या बैंक के अपने ऑफिसर्स की क्रिमिनल्स से कनेक्शंस की वजह से इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो फ्रॉड के कारण बैंक को फाइनेंशियली भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन्हीं रिस्क को देखते हुए बेसिल कमेटी के मेंबर्स का यह मानना है कि बैंकिंग सुपरवाइजर्स को बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल कंडक्ट को बढ़ावा देने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाना चाहिए। क्रिमिनल्स के साथ अनजाने में जुड़ने से रेप्यूटेशन और फ्रॉड के जो रिस्क सामने आते हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए BCBS ने कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स बताए और रिकमेंड किया कि बैंक्स ये 3 चीज़ें ज़रूर इंश्योर करें। पहली, जो भी इंडिविजुअल बैंक के साथ कोई बिजनेस करे उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी, जो ट्रांजैक्शंस जेन्युइन या लेजिटिमेट नहीं लगती उन्हें डिस्करेज किया जाना चाहिए। और तीसरी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑपरेशन बनाए रखना ज़रूरी है। अब इन प्रिंसिपल्स को एक फ्रेमवर्क के जरिए समझाया गया है जिसे बाज़ेल प्रिंसिपल्स फ्रेमवर्क कहते हैं। इस फ्रेमवर्क का सेंटर है स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। इसके ऊपर है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, एक तरफ है कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, दूसरी तरफ है एडहिरेंस टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स और एक इसेंशियल एलिमेंट के रूप में है कोऑपरेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ये सभी एलिमेंट्स मिलकर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनाते हैं जिसका मकसद बैंकिंग सिस्टम के मिसयूज को रोकना है। अब बात करते हैं BCBS के एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, कोर प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव बैंकिंग सुपरविजन। सितंबर 1997 जून 1996 में लायन G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 समिट हुई जिसमें ग्लोबली फिनेंशियल सिस्टम्स को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसी को फॉलो करते हुए BCBS ने सितंबर 1997 में एक डॉक्यूमेंट जारी किया, कोर प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव बैंकिंग सुपरविजन। इसमें कुल 25 प्रिंसिपल्स थे और इनमें से एक प्रिंसिपल स्पेसिफिकली नो योर कस्टमर KYC से जुड़ा था। ये था प्रिंसिपल 15। इसमें यह बताया गया कि बैंकिंग सुपरवाइजर्स को ये इंश्योर करना होगा कि बैंक्स के पास एडिक्वेट पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस हों जिनमें स्ट्रिक्ट KYC नॉर्म्स भी शामिल हों। इसके पीछे मकसद यह था कि फिनेंशियल सिस्टम में हाई एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बने रहें और चाहे जानते हुए हो या अनजाने में बैंक्स को क्रिमिनल्स के लिए यूज़ न किया जा सके। अब टाइम के साथ इन प्रिंसिपल्स को कई बार रिवाइज किया गया और सितंबर 2012
में इनका सबसे लेटेस्ट अपडेट आया। इस रिवाइज फ्रेमवर्क में प्रिंसिपल्स की संख्या 25 से बढ़कर 29 हो गई और नो योर कस्टमर के वाईसी से जुड़ा प्रिंसिपल कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इसमें रखा गया। अब बात करते हैं रिवाइज्ड फ्रेमवर्क के प्रिंसिपल 29 की, जिसे अब्यूज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कहा जाता है। ये प्रिंसिपल सुपरवाइजर्स से यह इंश्योर करवाता है कि बैंक्स के पास स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज और प्रोसेसेस हों, जिनमें स्ट्रिक्ट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस रूल्स भी शामिल हों। इसका मकसद वही है, फाइनेंशियल सेक्टर में हाई एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए रखना और यह मेक श्योर करना कि बैंक्स को चाहे जानते हुए हो या अनजाने में क्रिमिनल एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। अब बात करते हैं BCBS के अप्रैल 2002 में जारी किए गए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए जुरिस्डिक्शंस के बीच फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स शेयर करने से जुड़ा था। G10 सेंट्रल बैंक्स के बैंकिंग सुपरवाइजर्स और लीगल एक्सपर्ट्स के बीच हुई डिस्कशंस के बेसिस पर BCBS ने टेररिस्ट फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए अलग अलग जुरिस्डिक्शंस के बीच फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स शेयर करने के लिए गाइडलाइंस जारी की। इस डॉक्यूमेंट में यह हाईलाइट किया गया कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का साइज और जियोग्राफिकल स्कोप इतना बड़ा है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को इफेक्टिवली डिटेक्ट और रोकने के लिए सभी इन्वॉल्व पार्टीज के बीच स्ट्रॉन्गर कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन ज़रूरी है। अब इस डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन फ्लो के दो मेन चैनल्स आइडेंटिफाई किए गए। पहला चैनल ये है कि एक देश की गवर्नमेंट बॉडी से दूसरे देश की कॉरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो, चाहे किसी ऑफिशियल गेटवे के जरिए हो या इनफॉर्मल चैनल्स के जरिए। और दूसरा चैनल ये है कि एक ही फाइनेंशियल ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, जैसे किसी एक देश में मौजूद ब्रांच या एंटिटी का अपने हेड ऑफिस या पेरेंट बैंक के साथ जो किसी दूसरे देश में हो। अब बात करते हैं फरवरी 2003 में जारी किए गए जनरल गाइड टू अकाउंट ओपनिंग एंड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की, जिसे बाद में एक रिवाइज डॉक्यूमेंट द्वारा सुपरसीड कर दिया गया। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2001 में हुई, जब BCBS ने बैंक्स के लिए कस्टमर ड्यू डिलिजेंस पर एक पेपर जारी किया। बाद में इस पेपर को जनवरी 2014 में एक और रिवाइज्ड पेपर से रिप्लेस किया गया, जिसका नाम था साउंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। यह नया पेपर पहले वाले से ज़्यादा डिटेल्ड और अपडेटेड था। इस डॉक्यूमेंट में कुछ एरियाज पर जनरल गाइडलाइंस दी गई थी। फर्स्ट, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसीज, यानी कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कैसे किया जाए, इसके लिए क्लियर पॉलिसीज। सेकंड, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, यानी क्लाइंट्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करने का प्रोसेस। थर्ड, अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस की ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, ताकि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नज़र में आ सके। फोर्थ, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ताकि पोटेंशियल रिस्क को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके। फिफ्थ, और क्रॉस बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट में KYC स्टैंडर्ड्स को कैसे अप्लाई किया जाए, दिस पर भी गाइडेंस दी गई थी। इसी पेपर के साथ BCBS ने फरवरी 2003 में एक अटैचमेंट भी जारी किया, जनरल गाइड टू अकाउंट ओपनिंग एंड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। इसमें वो डिफरेंट मेथड्स बताए गए जिन्हें बैंक्स अपने कस्टमर्स को इफेक्टिवली आइडेंटिफाई करने के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। साथ ही यह गाइड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन से जुड़े प्रैक्टिकल इश्यूज पर भी गाइडेंस देती है। अलग अलग तरह के नेचुरल और जुरिडिकल पर्सन से किस तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, यह भी इसमें क्लियरली कवर किया गया था। अब बात करते हैं मई 2009 में BCBS की तरफ से जारी की गई एक और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन की, जो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर से जुड़े कवर पेमेंट मैसेजेस में ड्यू डिलिजेंस और ट्रांसपेरेंसी के बारे में थी। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर्स में जितना पैसा मूव होता है, उसमें क्लैरिटी और ट्रेसेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, यानी ये पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। इसी ज़रूरत को देखते हुए BCBS ने ये गाइडलाइंस जारी की, जो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर से जुड़े कवर पेमेंट मैसेजेस में ड्यू डिलिजेंस और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करती हैं। इन गाइडलाइंस में यह भी क्लियरली बताया गया कि पेमेंट मैसेजेस में कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शामिल होनी चाहिए, इस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करने के लिए कैसे सिस्टम्स होने चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस इन्फॉर्मेशन को AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT यानी काउंटरिंग द फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के मकसद के लिए कैसे इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं BCBS के एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, साउंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, जनवरी 2014, रिवाइज्ड जुलाई 2020, जब FATF ने अपनी 40+9
रिकमेंडेशंस को रिवाइज करके नए स्टैंडर्ड्स जारी किए तो बीसीबीएस ने जनवरी 2014 में मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड रिस्क के साउंड मैनेजमेंट पर यह पेपर जारी किया। इसका मकसद था FATF स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने में मदद करना और उन कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज को एक्सप्लोर करना जो FATF स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर काम करते हैं। ये डॉक्यूमेंट FATF स्टैंडर्ड्स और बेसल कोर प्रिंसिपल्स दोनों को इनकॉर्पोरेट करता है, खासतौर पर उन बैंक्स के लिए जो इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं, और यह जनरल बैंकिंग सुपरविजन प्रिंसिपल्स के साथ भी कंसिस्टेंट है। इसी के साथ एक ज़रूरी बात, इस डॉक्यूमेंट ने BCBS के 2 अर्लियर पब्लिकेशंस को कंसोलिडेट करके सुपरसीड किया। पहला था कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर बैंक्स जो अक्टूबर 2001 में आया था, और दूसरा था कंसोलिडेटेड KYC रिस्क मैनेजमेंट जो अक्टूबर 2004 में आया था। और इन गाइडलाइंस को इस तरह स्ट्रक्चर किया गया है कि बैंक्स, बैंकिंग ग्रुप्स और सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ तीनों के लिए अलग अलग सेक्शंस हैं। इनमें बैंक्स को यह डिटेल्ड गाइडेंस दी गई है कि वो FATF स्टैंडर्ड्स को अपने ऑपरेशंस में इफ़ेक्टिवली कैसे अप्लाई करें। साथ ही यह गाइडलाइंस AML और CFT से जुड़े उन चैलेंजेस और रिक्वायरमेंट्स को भी एड्रेस करती हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल यानी ग्रुप वाइड लेवल पर और इंटरनेशनल यानी क्रॉस बॉर्डर लेवल पर सामने आते हैं। और यही नहीं, बाद में इसे जुलाई 2020 में रिवाइज भी किया गया। इसके अलावा इन गाइडलाइंस में एक और खास पहलू को भी कवर किया गया है। बैंक्स तेज़ी से थर्ड पार्टीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं बिजनेस इंट्रोड्यूस करने के लिए और कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं। इन सिचुएशंस में जो खतरे आते हैं उन्हें एड्रेस करने और एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स लगाने के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी इसमें शामिल की गई हैं। सबसे पहले ML और TF रिस्क्स को असेस और समझना। बैंक्स को यह ज़रूरी है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से जुड़े रिस्क्स को अलग अलग लेवल्स पर आइडेंटिफाई, एसेस और समझें, जैसे कंट्री लेवल पर, बिजनेस सेक्टर लेवल पर, बैंक लेवल पर और बिजनेस रिलेशनशिप लेवल पर। और इन रिस्क्स को मैनेज और कम करने के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स भी लागू करने ज़रूरी हैं। दूसरी, प्रॉपर गवर्नेंस अरेंजमेंट। बैंक्स के पास अप्रोप्रिएट गवर्नेंस अरेंजमेंट्स होने चाहिए जिनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यह जिम्मेदारी हो कि वो रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस और AML और TF रिस्क से जुड़ी पॉलिसीज़ को अप्रूव करे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करे। तीसरी है 3 लाइंस ऑफ डिफेंस। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसमें 3 लेवल्स पर रिस्क को हैंडल किया जाता है। पहली लाइन में बिजनेस यूनिट्स होती हैं। ये अपनी एक्टिविटीज़ से जो रिस्क्स आते हैं उन्हें खुद आइडेंटिफाई, एसेस और मैनेज करती हैं। दूसरी लाइन में AML और CFT चीफ ऑफिसर होते हैं, साथ में कंप्लायंस, ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जैसे फंक्शंस भी होते हैं जो AML और CFT कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालते हैं। और तीसरी लाइन है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। यह एक इंडिपेंडेंट फंक्शन की तरह काम करता है जो पूरे फ्रेमवर्क की इफेक्टिवनेस को असेस करता है। चौथी गाइडलाइन, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम। बैंक्स के पास एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जो उनके साइज, एक्टिविटीज़ की नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी और ML और TF रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सूटेबल हो, और जो बैंक्स इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं उनके लिए इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए जनरली ऑटोमेटेड सिस्टम्स का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। पांचवी है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। बैंक्स को सभी कस्टमर्स के लिए बेसिक चेक्स करनी ज़रूरी हैं और हर कस्टमर के साथ जितना खतरा जुड़ा हो उसके हिसाब से इन्हांस्ड या सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस मेजर्स लागू करने चाहिए। बैंक्स को कस्टमर और बेनिफिशियल ओनर दोनों की पहचान आइडेंटिफाई और वेरीफाई करनी होती है और रिलायबल और इंडिपेंडेंट सोर्सेज जैसे डॉक्यूमेंट्स, डेटा या इंफॉर्मेशन के जरिए उनका रिस्क प्रोफाइल तय करना होता है। 6th गाइडलाइन है ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। बैंक्स को सभी कस्टमर रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए और यह मॉनिटरिंग कस्टमर के रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। साथ ही बैंक्स के पास सूटेबल इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होने चाहिए जो बिजनेस यूनिट्स और रिस्क और कंप्लायंस ऑफिसर्स को टाइमली और रेलिवेंट डेटा प्रोवाइड करें, और यह सिस्टम्स बैंक के साइज, स्ट्रक्चर, रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए बने होने चाहिए। 7th गाइडलाइन है कस्टमर और बेनिफिशियल ओनर की आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन और रिस्क प्रोफाइलिंग। बैंक्स के पास एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होना चाहिए जिसमें कस्टमर्स को आइडेंटिफाई और वेरीफाई किया जाए और साथ में उनकी तरफ से काम करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स और एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर्स को भी।
बैंक्स को कस्टमर का बैकग्राउंड, प्रोफाइल और उसका टिपिकल बिहेवियर समझने के लिए ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और उसे इस्तेमाल करना चाहिए। कस्टमर्स के लिए अप्रोप्रिएट रिस्क प्रोफाइल्स बनाने और उन्हें मेंटेन करने के लिए एडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस की जानी चाहिए। 8th गाइडलाइन है मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। बैंक्स को कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के दौरान जो भी जानकारी इकट्ठा की गई हो उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ज़रूरी हैं और इस जानकारी को पीरियोडिकली रिव्यू और अपडेट करना भी ज़रूरी है ताकि ये एक्यूरेट और करंट रहे। और जब भी सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ को ज़रूरत हो बैंक्स को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी ताकि ये डिमोस्ट्रेट किया जा सके कि वो एमएल और टीएफ रिस्क्स को इफेक्टिवली आइडेंटिफाई, असेस, मॉनिटर, मैनेज और मिटिगेट कर रहे हैं। 9th गाइडलाइन है सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग और एसेट फ्रीजिंग। सबसे पहले बैंक्स को सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। साथ ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से जो डायरेक्शंस जारी की गई हों उनके अकॉर्डिंग एसेट्स को फ्रीज करना भी बैंक्स की जिम्मेदारी है। आखिरी गाइडलाइन है ग्रुप वाइड और क्रॉस बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट। बैंक्स को यह पक्का करना होगा कि पॉलिसीज और प्रोसीजर्स पूरे ग्रुप में एक जैसे लागू हों। ग्रुप के अंदर सभी एंटिटीज में कस्टमर्स से जुड़े खतरों की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बैंक्स को उन जुरिस्डिक्शन में जहां वो ऑपरेट करते हैं वहां एप्लीकेबल एएमएल और सीएफटी स्टैंडर्ड्स को असेस और रिव्यू करना ज़रूरी है। और ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना भी ज़रूरी है, लेकिन ये डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी से जुड़े लोकल लॉज को फॉलो करते हुए होना चाहिए। अब बात करते हैं FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। FATF की शुरुआत 1989 में हुई जब पेरिस में G7 इकोनॉमिक समिट हो रही थी। उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ी परेशानी बनती जा रही थी, खासतौर पर ड्रग ट्रेड से जुड़े इलीगल पैसों की वजह से। इसी चिंता को देखते हुए FATF को एस्टैब्लिश किया गया। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है स्टैंडर्ड्स सेट करना और यह पक्का करना कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे रिलेटेड थ्रेट्स को रोकने के लिए लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स सही तरीके से लागू हों। अब मार्च 2022 तक की बात करें तो FATF में 37 मेंबर जुरिस्डिक्शंस और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कुल मिलाकर 39 मेंबर्स जो दुनिया के मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कई रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएट मेंबर्स के तौर पर भी इससे जुड़े हैं और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जर्वर्स के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। FATF का काम मेनली कुछ की एरियाज पर फोकस्ड है और ये सभी एरियाज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को थ्रेट से बचाने और उन्हें आइडेंटिफाई और एनालाइज करने के आसपास घूमते हैं। इसे एक डायग्राम के जरिए समझाया गया है जिसमें FATF की एक्टिविटीज़ का कोर फोकस दिखाया गया है। इसका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है अपनी रिकमेंडेशंस की ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन को प्रमोट करना और इसी ऑब्जेक्टिव के आसपास इसकी की एक्टिविटीज़ काम करती हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को खतरा पहुंचाने वाले थ्रेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करना। सेकेंड एक्टिविटी है नई थ्रेट्स के प्रति रिस्पॉन्ड करना। थर्ड एक्टिविटी है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करना और उन्हें प्रमोट करना। फोर्थ एक्टिविटी है ये मॉनिटर करना कि मेंबर कंट्रीज इन स्टैंडर्ड्स को कितनी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और फिफ्थ एक्टिविटी है उन जुरिस्डिक्शंस के साथ इंगेज करना जो हाई रिस्क हैं या कोऑपरेट नहीं कर रहे। अब बात करते हैं FATF स्टैंडर्ड्स की। टाइम के साथ FATF रिकमेंडेशंस इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म की कोशिशों का एक कोर हिस्सा बन गई है और इन्हें इफेक्टिवली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रूप में माना जाता है। यही रिकमेंडेशंस FATF के काम का सेंट्रल फोकस हैं। अप्रैल 1990 मेन FATF ने अपनी 40 रिकमेंडेशंस इंट्रोड्यूस की जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग की प्रिवेंशन के लिए मेजर्स प्रिस्क्राइब किए गए थे और यह बताया गया था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के मिसयूज़ को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कैसे डिटेक्ट, प्रिवेंट और एड्रेस किया जाए। इन इनिशियल रिकमेंडेशंस के बाद टाइम के साथ और डेवलपमेंट्स भी हुए। फिर 2001 मेन 9 स्पेशल रिकमेंडेशंस इंट्रोड्यूस की गई जो स्पेसिफिकली टेररिस्ट फाइनेंसिंग को एड्रेस करने के लिए थी। इसके बाद 2003 मेन रिकमेंडेशंस को रिवाइज किया गया जिसमें प्रेडिकेट ऑफेंसेस और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस से जुड़े प्रोविजंस को और मजबूत किया गया। और 2005
में कुछ एडिशनल मेजर्स लाए गए जो बॉर्डर्स के पार कैश की फिजिकल मूवमेंट से जुड़े खतरों को संभालने के लिए थे, जिसमें कैश कुरियर्स और बेयर इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेक्ट करना भी शामिल था। इन मेजर्स की इंपॉर्टेंस को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1617 ने 2005 में रिकग्नाइज किया, जिसमें कंट्रीज से यह कहा गया कि वो FATF की कंबाइंड 40 और 9 रिकमेंडेशंस को लागू करें। रिकमेंडेशंस को इसके अलावा 2012 में इन रिकमेंडेशंस को फिर से रिवाइज किया गया और एक नए नाम से जारी किया गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड प्रोलिफरेशन। ये अपडेटेड स्टैंडर्ड्स एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क हैं जो इन सभी रिस्क को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। अब ये FATF रिकमेंडेशंस सिर्फ बैंक्स के लिए नहीं हैं, इनमें गवर्नमेंट्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सभी से एक्शन की ज़रूरत होती है और ये एक वाइड रेंज ऑफ एरियाज़ को कवर करती है। और जैसे जैसे इमर्जिंग रिस्क्स और नए थ्रेट्स सामने आते हैं, इन रिकमेंडेशंस को रेगुलरली रिव्यू और रिवाइज किया जाता है ताकि ये हर वक्त इफ़ेक्टिव बनी रहे। अब बात करते हैं उन FATF रिकमेंडेशंस की जो बैंक्स पर लागू होती हैं। पहली है रिकमेंडेशन नंबर 1 जो असेसिंग रिस्क्स और रिस्क बेस्ड अप्रोच से जुड़ी है। इसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स यह हैं, पहली, बैंक्स को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से जुड़े खतरे को पहचानना, असेस और समझना ज़रूरी है और इन खतरों को कम करने या मैनेज करने के लिए इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। दूसरी, जहां हायर लेवल्स ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई हों, वहां बैंक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स लगाने होंगे ताकि उन खतरों को इफ़ेक्टिवली मैनेज और मिटिगेट किया जा सके। अब आगे बात करते हैं रिकमेंडेशन नंबर 10 की, जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस से जुड़ी है और इसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स ये हैं। पहली, बैंक्स ऐसे अकाउंट्स न तो खोल सकते हैं और न ही मेंटेन कर सकते हैं जो एनोनिमस हों या फिक्टिशियस नेम्स पर हों। दूसरी, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में अप्लाई होती है, जैसे किसी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते वक्त, ओकेजनल ट्रांजैक्शंस करते वक्त, जब पहले से ली गई कस्टमर आइडेंटिफिकेशन डाटा की सच्चाई या एडिक्वेसी पर शक हो, और जब मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का कोई सस्पिशन हो। तीसरी, ड्यू डिलिजेंस मेजर्स में कस्टमर और बेनिफिशियल ओनर की पहचान वेरीफाई करना, बिजनेस रिलेशनशिप का मकसद और नेचर समझना और ट्रांजैक्शंस की ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करना शामिल है। कुछ सिचुएशंस में अगर नॉर्मल बिजनेस को इंटरप्ट न करना ज़रूरी हो तो वेरिफिकेशन बिजनेस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होने के बाद भी पूरी की जा सकती है। और चौथी, अगर ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट नहीं हो पा रही तो बैंक को अकाउंट नहीं खोलना चाहिए या ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। अगर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो उसे टर्मिनेट भी किया जा सकता है और साथ ही सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट फाइल करने पर भी विचार करना चाहिए। अब हम समझते हैं रिकमेंडेशन नंबर 11 जो कि रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में है। इसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली, ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स कम से कम 5 साल तक मेंटेन करने ज़रूरी हैं ट्रांजैक्शन की डेट से। और दूसरी, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के दौरान जो रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए गए हों उन्हें बिजनेस रिलेशनशिप खत्म होने के बाद या ओकेजनल ट्रांजैक्शन की डेट से 5 साल तक मेंटेन करना ज़रूरी है। अब आगे आती है रिकमेंडेशन नंबर 12 जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स यानी PEP जैसे जुड़ी है। इसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली, फॉरेन PEPs के मामले में, जिसमें कस्टमर्स, बेनिफिशियल ओनर्स, उनके फैमिली मेंबर्स और क्लोज एसोसिएट्स शामिल हैं, बैंक्स के पास ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कोई पर्सन PEP कैटेगरी में आता है या नहीं। ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए सीनियर मैनेजमेंट की अप्रूवल लेना ज़रूरी है। उनके फंड्स के सोर्स को प्रॉपरली वेरीफाई किया जाना चाहिए और इन अकाउंट्स की कंटिन्यूअस और इन्हांस्ड मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। और दूसरी, डोमेस्टिक PEPs कस्टमर और बेनिफिशियल ओनर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोमिनेंट फंक्शन दिए गए लोग और उनके फैमिली मेंबर्स या क्लोज एसोसिएट्स के मामले में बैंक्स को यह डिटरमाइन करना होगा कि ऐसे इंडिविजुअल्स पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हैं या नहीं, और अगर हाँ तो उन पर वही मेजर्स अप्लाई होंगे जो फॉरेन PEPs के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन नंबर 13 जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग से जुड़ी है। इसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स यह हैं। पहली, क्रॉस बॉर्डर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग या इससे मिलते जुलते अरेंजमेंट्स के मामले में कुछ एडिशनल मेजर्स ज़रूरी हैं। बैंक्स को रिस्पॉन्डेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। उस इंस्टीट्यूशन के AML और CFT कंट्रोल्स कितने असरदार हैं यह भी एवेल्युएट करना ज़रूरी है।
ऐसी रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने से पहले सीनियर मैनेजमेंट की प्रायर अप्रूवल लेना ज़रूरी है और हर इंस्टीट्यूशन की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली समझी हुई होनी चाहिए। दूसरी, पेबल थ्रू अकाउंट्स के मामले में बैंक्स को यह पक्का करना होगा कि रिस्पोंडेंट बैंक ने उन कस्टमर्स के लिए एप्रोप्रिएट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की हो जिनकी अकाउंट्स तक डायरेक्ट एक्सेस है। साथ ही यह भी कंफर्म करना ज़रूरी है कि रिस्पोंडेंट बैंक ज़रूरत पड़ने पर रेलेवेंट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन डेटा प्रोवाइड कर सके। थर्ड, शेल बैंक्स की बात करें तो बैंक्स को शेल बैंक्स के साथ कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करनी चाहिए और साथ ही यह भी पक्का करना ज़रूरी है कि रिस्पोंडेंट बैंक्स अपने अकाउंट्स को शेल बैंक्स के ज़रिए इस्तेमाल न होने दें। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन नंबर 15 जो न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। इसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट, बैंक्स को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से जुड़े रिस्क्स को आइडेंटिफाई और असेस करना ज़रूरी है। सेकंड, ये असेसमेंट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू बिजनेस प्रैक्टिसेस और न्यू डिलीवरी चैनल्स को कवर करनी चाहिए। थर्ड, साथ ही इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के यूज से आने वाले रिस्क्स भी शामिल होने चाहिए, चाहे वो नए प्रोडक्ट्स के लिए हों या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए। फोर्थ, ये असेसमेंट्स इन प्रोडक्ट्स, प्रैक्टिसेस या टेक्नोलॉजीज को लॉन्च या यूज करने से पहले करनी जरूरी है। और फिफ्थ, असेसमेंट के बाद इन रिस्क को मैनेज और मिटिगेट करने के लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने जरूरी हैं। अब आगे समझते हैं रिकमेंडेशन नंबर 16 को जो वायर ट्रांसफर से जुड़ी है। इसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली, वायर ट्रांसफर्स के मामले में ट्रांसफर्स में ओरिजिनेटर और बेनिफिशियरी दोनों की कंप्लीट और एक्यूरेट डिटेल्स होनी चाहिए और अगर ओरिजिनेटर या बेनिफिशियरी की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन शामिल नहीं है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाना चाहिए। और दूसरी, फ्रीजिंग और प्रोहिबिशंस के मामले में बैंक्स को टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस अप्लाई करने ज़रूरी हैं जिसमें डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स या एंटिटीज से जुड़े एसेट्स को फ्रीज करना या उनकी ट्रांजैक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करना शामिल है और यह सब रेलिवेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस 1267, 1999, 1373, 2001 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन नंबर 17 की जो रिलायंस ऑन थर्ड पार्टीज के बारे में है। इसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। थर्ड पार्टीज पर रिलायंस की बात करें तो बैंक्स कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के कुछ एलिमेंट्स के लिए थर्ड पार्टीज पर डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन एक ज़रूरी बात, प्रॉपर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ही रहेगी। ये जिम्मेदारी थर्ड पार्टी पर ट्रांसफ़र नहीं होती। दूसरी, अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी हैं। CDD से जुड़ी ज़रूरतमंद जानकारी बिना किसी देरी के लेनी होगी। यह भी पक्का करना ज़रूरी है कि आइडेंटिफिकेशन डेटा और दूसरे रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन की कॉपीज़ ज़रूरत पड़ने पर थर्ड पार्टी से मिल सकें। थर्ड पार्टी रेगुलेटेड और सुपरवाइज्ड होनी चाहिए और उसके पास CDD कंप्लायंस और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए प्रॉपर मेजर्स होने चाहिए। और बैंक्स को यह तय करना होगा कि किन जरिस्डिक्शंस में ऐसी रिलायंस एक्सेप्टेबल है और यह फैसला उन कंट्रीज़ के रिस्क लेवल को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए। इसके बाद समझते हैं रिकमेंडेशन नंबर 18 जो इंटरनल कंट्रोल्स और फॉरेन ब्रांचेस एंड सब्सिडियरीज से जुड़ी है। इसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट, बैंक्स को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स और प्रोग्राम्स एस्टैब्लिश और इम्प्लीमेंट करने ज़रूरी हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट, यह मेजर्स पूरे ग्रुप में एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के जरिए लागू होने चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट, फॉरेन ब्रांचेस और मेजॉरिटी ओन्ड सब्सिडियरीज को AML और CFT मेजर्स फॉलो करने होंगे जो होम कंट्री की रिक्वायरमेंट्स के साथ कंसिस्टेंट हों। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन नंबर 21 जो टिपिंग ऑफ और कॉन्फिडेंशियलिटी से जुड़ी है। इसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की बात करें तो जब यह लोग गुड फेथ में FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होने पर इन्हें क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी से प्रोटेक्शन मिलती है और यह लोग किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बता सकते कि उनके खिलाफ कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट या उससे जुड़ी जानकारी FIU को दी गई है। इसे टिपिंग ऑफ कहते हैं और यह स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं FATF के उस स्टेटमेंट की जो कुछ जुरिसडिक्शन के AML और CFT सिस्टम्स में कमियों को हाईलाइट करता है। FATF समय समय पर अलग अलग कंट्रीज़ के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क्स को अपने स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर रिव्यू करता है।
इस रिव्यू के बाद FATF उन कंट्रीज़ को एडवाइजरीज जारी करता है जिनमें उनके AML और CFT सिस्टम्स में पाई गई डिफिशेंसीज या गैप्स को क्लियरली पॉइंट आउट किया जाता है। जो जरिस्डिक्शंस हाई रिस्क हैं या इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग में हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन FATF की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है और इन लिस्ट को पीरियोडिकली अपडेट किया जाता है। इसकी डिटेल्स स्क्रीन पर दी हुई लिंक के जरिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं हाई रिस्क और नॉन को ऑपरेटिव ज्यूरिसडिक्शंस की। FATF का एक की रोल ये है कि वो उन ज्यूरिसडिक्शंस को आइडेंटिफाई करे और उनके साथ एंगेज करे जो हाई रिस्क हैं या को ऑपरेट नहीं कर रहे। इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप ICRG असेसमेंट्स कैरी आउट करती है और इन्हीं असेसमेंट्स के बेसिस पर FATF उन कंट्रीज़ को हाईलाइट करता है जिनके AML और CFT सिस्टम्स में सीरियस कमियां हैं। ये जानकारी साल में 3 बार 2 पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के जरिए जारी की जाती है। अब नंबर्स की बात करें तो फरवरी 2020 तक टोटल 100 कंट्रीज और जुरिस्डिक्शंस को असेस किया जा चुका था। इनमें से 80 को रेगुलर रिव्यू में रखा गया और जैसे जैसे इनमें प्रोग्रेस दिखी 60 जुरिस्डिक्शंस को रिव्यू प्रोसेस से बाहर कर दिया गया। अब इन 2 डॉक्यूमेंट्स में से पहला है हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस सब्जेक्ट टू अ कॉल फॉर एक्शन, जिसे कॉमनली ब्लैक लिस्ट कहते हैं। इसमें वो जुरिस्डिक्शंस होते हैं जिनके AML और CFT फ्रेमवर्क्स में बड़ी स्ट्रैटेजिक कमियां हैं। ये जुरिस्डिक्शंस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क बनते हैं। इसीलिए FATF अपने मेंबर्स और दूसरे कंट्रीज से कहता है कि इनसे डील करते वक्त स्ट्रिक्ट काउंटर मेजर्स अप्लाई किए जाएं। मार्च 2022 तक इस लिस्ट में सिर्फ ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये 2 कंट्रीज थीं। और दूसरा डॉक्यूमेंट है ज्यूरिसडिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, जिसे कॉमनली ग्रे लिस्ट कहते हैं। इसमें वो कंट्रीज होती हैं जिनके AML और CFT फ्रेमवर्क्स में स्ट्रेटेजिक कमियां तो हैं, लेकिन इन्होंने एक अग्रीड टाइम फ्रेम के अंदर इन्हें ठीक करने की कमिटमेंट दी है। मार्च 2022 तक इस लिस्ट में 23 कंट्रीज शामिल थीं। अब किसी कंट्री को इस लिस्ट से कब हटाया जाता है? जब वो अपनी कमियों को दूर करने में सफिशिएंट प्रोग्रेस दिखाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर रिव्यू और म्यूचुअल इवैल्यूएशन में ये पता चले कि कमियां अभी भी बनी हुई हैं या कुछ रिस्क फैक्टर्स एड्रेस नहीं हुए हैं, तो उस कंट्री को इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। और जो कंट्रीज आइडेंटिफाइड गैप्स को सक्सेसफुली एड्रेस कर लेती हैं और FATF स्टैंडर्ड्स के रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को मीट कर लेती हैं, उन्हें ऑनगोइंग AML और CFT मॉनिटरिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हाई रिस्क सेक्टर्स और एक्टिविटीज़ की। FATF स्पेसिफिक सेक्टर्स और एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च स्टडीज़ करता रहता है ताकि इन पर अप्रोप्रिएट पॉलिसी रिस्पॉन्सेज डेवलप किए जा सके। इसी एनालिसिस के दौरान वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग को एक सिग्निफिकेंट थ्रेट माना गया, जिसकी वजह से इसे 2012 में अडॉप्ट की गई FATF रिकमेंडेशंस में शामिल किया गया। अब कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें जिन पर FATF ने फोकस किया। सबसे पहले 2009 में फुटबॉल सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया, जहां फुटबॉल एक्टिविटीज़ का गलत इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा था। इसके बाद 2010 में फ्री ट्रेड जोन्स सामने आए, जहां रिलैक्स्ड कंट्रोल्स का फ़ायदा उठाकर इलीगल ट्रांजैक्शंस की जा रही थीं। फिर 2011 में करप्शन को हाईलाइट किया गया, जिसमें करप्शन से आए पैसों को कैसे हैंडल और मूव किया जाता है, ये देखा गया। फिर 2013 में लीगल प्रोफेशनल्स का नाम आया, जहां इलीगल फंड्स को छुपाने के लिए लीगल सर्विसेज का यूज़ हो रहा था। और 2014 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और डायमंड सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया, जिनका गलत इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए हो रहा था। अब समझते हैं कंट्रीज़ की म्यूचुअल इवैल्यूएशन को। FATF ने अलग अलग कंट्रीज़ के AML और CFT रेजिम्स को इवैल्यूएट करने के लिए म्यूचुअल इवैल्यूएशन की प्रोसीजर इंट्रोड्यूस की अक्टूबर 2013 में। इस प्रोसेस को चौथे राउंड ऑफ इवैल्यूएशंस के लिए रिवाइज किया गया और इस रिवाइज्ड अप्रोच में 2 मेन एस्पेक्ट्स शामिल हैं। पहला है टेक्निकल कंप्लायंस। ये मेजर करता है कि किसी कंट्री ने FATF रिकमेंडेशंस को कितनी अच्छी तरह लागू किया है। इसकी रेटिंग्स फुली कंप्लायंट, पार्शली कंप्लायंट से लेकर नॉन कंप्लायंट तक होती हैं। दूसरा है इफ़ेक्टिवनेस। ये असेस करता है कि कोई कंट्री इमीडिएट आउटकम्स को कितनी इफ़ेक्टिवली अचीव कर रही है। इसकी रेटिंग्स हाई इफ़ेक्टिवनेस से लेकर लो इफ़ेक्टिवनेस तक होती हैं। अब इन 11 इमीडिएट आउटकम्स की बात करें
तो हर एक इमीडिएट आउटकम एक की ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट करता है जो एक इफेक्टिव AML और CFT सिस्टम को अचीव करना चाहिए। असेसमेंट के दौरान सिस्टम के अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ असेस किया जाता है, ये देखने के लिए कि वो आपस में कितनी अच्छी तरह इंटरेक्ट करते हैं और इंटेंडेड रिजल्ट्स डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर किसी कंट्री के सिस्टम में कमजोरियां पाई जाती हैं तो उन्हें एड्रेस करने के लिए एक फॉलोअप मैकेनिज्म भी मौजूद है। इसके साथ 2020 से 21 प्लेनरी ईयर के आखिरी तक FATF ने अपने 37 मेंबर कंट्रीज में से 28 के लिए फोर्थ राउंड इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी के अंडर म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स पब्लिश की थी। इन फाइंडिंग से ये पता चलता है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के मामले में एडहिरेंस काफ़ी मजबूत है। 76% रिकमेंडेशंस को लार्जली कंप्लायंट यानी LC या कंप्लायंट यानी C रेटेड किया गया। और इफेक्टिवनेस की बात करें तो लगभग 45% इमीडिएट आउटकम्स को हाई या सब्सटैंशियल एक्सटेंट तक अचीव्ड माना गया, जबकि करीब 46% को मॉडरेटली इफेक्टिव असेस किया गया। अब टेक्निकल कंप्लायंस स्टेटस की बात करें तो 28 इवैल्यूएटेड कंट्रीज की फाइंडिंग्स कुछ इस तरह हैं। 47% रिकमेंडेशंस लार्जली कंप्लायंट हैं, जो सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद 29% कंप्लायंट हैं, जो हाई लेवल ऑफ एडहिरेंस दिखाता है। लगभग 22% पार्शियली कंप्लायंट हैं और सिर्फ 2% नॉन कंप्लायंट हैं, जो ये बताता है कि नॉन कंप्लायंस का लेवल काफ़ी कम है। ये डेटा FATF एनुअल रिपोर्ट 2020 से 21 पर बेस्ड है। अब इफेक्टिवनेस स्टेटस की बात करें तो 28 इवैल्यूएटेड कंट्रीज की फाइंडिंग्स कुछ इस तरह हैं। 46% इमीडिएट आउटकम्स को मॉडरेट लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस पर असेस किया गया है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद 39% सब्सटैंशियल लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस पर हैं, जबकि सिर्फ 6% हाई लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस पर असेस्ड हैं और 9% लो इफेक्टिवनेस में आते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि इन एरियाज में अभी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ये डेटा भी FATF एनुअल रिपोर्ट 2020 से 21 पर बेस्ड है। अब बात करते हैं FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज़ की। FATF इंटरनेशनल लेवल पर AML और CFT स्टैंडर्ड्स के लिए काम करता है, लेकिन अलग अलग रीजन में इन इश्यूज़ की एक्सटेंसिव ऑकरेंस, कॉम्प्लेक्सिटी और नेचर इतनी अलग होती है कि सिर्फ एक इंटरनेशनल बॉडी से काम नहीं चलता। इसीलिए कई रीजनल बॉडीज़ बनाई गई हैं जो FATF जैसी ही एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं। FATF की इनिशिएटिव्स को एक्टिवली सपोर्ट करती हैं और अलग अलग जुरिसडिक्शन को इवेल्युएट करने में भी पार्टिसिपेट करती हैं। इसी के साथ बात करते हैं एशिया/पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग यानी APG की। APG एक ऑटोनॉमस और कोलैबोरेटिव इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना फरवरी 1997 में बैंकॉक, थाईलैंड में हुई। इसमें एशिया पैसिफिक रीजन के 41 मेंबर जुरिस्डिक्शंस हैं और साथ में कई इंटरनेशनल और रीजनल ऑब्जर्वर्स भी इससे जुड़े हैं। अब APG का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने, इम्प्लीमेंट करने और इन्फोर्स करने में कंट्रीज़ की मदद की जाए। यह FATF की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इन स्टैंडर्ड्स को प्रैक्टिकली लागू करने और इफेक्टिवली एनफोर्स करने में मेंबर कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है। इसके अलावा APG यह भी इंश्योर करता है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग मेजर्स अप्लाई करते वक्त रीजनल फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए, ताकि यह मेजर्स एशिया पैसिफिक रीजन के लिए सूटेबल हों और म्यूचुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस के जरिए मेंबर कंट्रीज़ एक दूसरे के सिस्टम्स को असेस भी कर सकती हैं, जिससे पीयर रिव्यू पॉसिबल होती है। अब जानते हैं कैरिबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी CFATF के बारे में। CFATF एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मार्च 2022 तक कैरिबियन बेसिन के 24 कंट्रीज मेंबर हैं। इसकी शुरुआत मई 1990 में हुई, जब कैरिबियन और सेंट्रल अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स मिले और उन्होंने रीजन के लिए 19 स्पेसिफिक इश्यूज आइडेंटिफाई किए, जिन्हें फॉर्मली नवंबर 1992 में एक्सेप्ट किया गया। CFATF उन जुरिस्डिक्शंस पर पब्लिक स्टेटमेंट्स जारी करता है जो रिव्यू प्रोसेस से गुजरी हों, और यह हाईलाइट करता है कि म्यूचुअल इवैल्यूएशंस में आइडेंटिफाई की गई डिफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए उन्होंने क्या एक्शंस लिए। इसके आगे बात करते हैं मनीवेल की, जिसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ यूरोप कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स एंड द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। मनीवेल काउंसिल ऑफ यूरोप का एक मॉनिटरिंग बॉडी है
जिसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने से जुड़े प्रिंसिपल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस असेस करने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही यह इन स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छे से हो रही है ये भी इवेल्युएट करता है, और जहां ज़रूरत हो वहां सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट्स के लिए रिकमेंडेशंस भी देता है। अब बात करते हैं यूरेशियन ग्रुप यानी EAG की। EAG एक FATF स्टाइल रीजनल बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए काम करती है। इसके मेंबर्स में बेलारूस, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा 15 और कंट्रीज़ और 23 इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस EAG में ऑब्जर्वर स्टेटस रखते हैं। यूरेशियन ग्रुप EAG का काम यह है कि वो मेंबर कंट्रीज़ को अप्रोप्रिएट लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स बनाने में सपोर्ट करे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को इफेक्टिवली रोका जा सके, और यह फ्रेमवर्क्स FATF स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन हो, यह भी EAG इंश्योर करता है। इसके आगे जानते हैं ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप यानी ESAAMLG को। यह ग्रुप अगस्त 1999 में एस्टैब्लिश हुआ और इसमें रीजन के 19 मेंबर स्टेट्स हैं। साथ ही कई रीजनल और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी इससे जुड़े हैं, और यह ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर स्टेट्स की म्यूचुअल इवैल्यूएशंस भी कैरी आउट करती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑफ लैटिन अमेरिका यानी GAFILAT की, जिसे पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑफ साउथ अमेरिका यानी GAFISUD के नाम से जाना जाता था। GAFILAT दिसंबर 2000 में इस्टेब्लिश हुआ। इसमें 17 मेंबर स्टेट्स हैं और साथ में 6 स्टेट्स और 9 ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बात करते हैं गवर्नमेंटल एक्शन ग्रुप अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग इन वेस्ट अफ्रीका GIABA की। GIABA दरअसल इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स यानी इकोवास का एक इंस्टीट्यूशन है। इसकी जिम्मेदारी है कि वेस्ट अफ्रीकन रीजन में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ज़रूरी मेजर्स को अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट करवाया जाए। यह एक FATF स्टाइल रीजनल बॉडी की तरह भी काम करता है और अपने 16 मेंबर स्टेट्स के साथ मिलकर ये पक्का करता है कि इंटरनेशनल AML और CFT स्टैंडर्ड्स को सही तरीके से फॉलो किया जाए। इसके साथ ही समझते हैं मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी MENAFATF को। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नवंबर 2004 में बनी और इसमें 21 मेंबर स्टेट्स शामिल हैं। साथ ही 6 स्टेट्स और 11 ऑर्गेनाइजेशंस इसमें ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग इन सेंट्रल अफ्रीका यानी GABAC की, जिसका पूरा फ्रेंच नाम है ग्रुप डी एक्शन contre le blanchiment डी आर्जेंट ऑन अफ्रीक सेंट्रल। GABAC इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल अफ्रीका का एक बॉडी है जिसे 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। 2015 में इसे ऑफिशियली FSRB यानी FATF स्टाइल रीजनल बॉडी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। इसके काम में मेंबर कंट्रीज की FATF स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस रिव्यू करना, टेक्निकल असिस्टेंस के जरिए उन्हें सपोर्ट करना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना शामिल है। इस ऑर्गेनाइजेशन में 7 कंट्रीज और 4 ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर्स हैं और साथ में 5 ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जर्वर के रूप में जुड़े हैं। अब जानते हैं ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर सुपरवाइजर्स यानी GIFCS को, जिसे पहले ऑफशोर ग्रुप ऑफ बैंकिंग सुपरवाइजर्स के नाम से जाना जाता था। ये बॉडी ओरिजिनली अक्टूबर 1980 में BCBS की इनिशिएटिव पर ऑफशोर ग्रुप ऑफ बैंकिंग सुपरवाइजर्स के रूप में एस्टैब्लिश हुई थी और इसने ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स के रेगुलेटर्स को एक साथ लाने का काम किया। इसका रोल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग सुपरविजन के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डेवलप और प्रमोट करना। टाइम के साथ इसका रोल और भी एक्सपैंड हुआ। अब इसमें ट्रस्ट और कंपनी सर्विस प्रोवाइडर्स की सुपरविजन भी शामिल है और हाल ही में हेज फंड्स की रेगुलेशन भी इसके दायरे में आई है। ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर सुपरवाइजर्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ऑब्जर्वर स्टेटस भी रखता है और बासेल कमेटी के साथ इसका एक क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप है। अब बात करते हैं वोल्फ्सबर्ग ग्रुप की। वोल्फ्सबर्ग ग्रुप दुनिया के 13 ग्लोबल बैंक्स अपेंडिक्स 4.2 का एक एसोसिएशन है जो 2000 में बना।
इसका मकसद है फाइनेंशियल क्राइम्स से जुड़े रिस्क्स को मैनेज करने के लिए गाइडेंस और फ्रेमवर्क्स तैयार करना, खासतौर पर KYC, AML और CFT पॉलिसीज के एरियाज में। शुरुआत में इसका फोकस मेनली प्राइवेट बैंकिंग में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस डेवलप करने पर था, लेकिन टाइम के साथ इसने AML, KYC और CFT से जुड़े कई और एरियाज पर भी काम किया। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को AML और CFT मेजर्स सही तरीके से अप्लाई करने में हेल्प करने के लिए इसने कई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनकी डिटेल्ड लिस्ट अपेंडिक्स 4.3 में देखी जा सकती है। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट कामों में से एक है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग गाइडलाइंस। ग्रुप ने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप्स में ड्यू डिलिजेंस के लिए गाइडेंस जारी की है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक ड्यू डिलिजेंस रजिस्ट्री बनाने में भी इसने अहम रोल निभाया है। साथ ही एक AML क्वेश्चनेयर भी तैयार किया गया है, जिससे काउंटर पार्टी बैंक्स दूसरे इंस्टीट्यूशंस की KYC और AML पॉलिसीज़ के बारे में ज़रूरी जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं इसी चैप्टर के एनेक्स्चर 4.1 में।